नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग रेखा गणित पर, ज्यामिति पर देखें कि जो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, जो ज्यामिति बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो केवल मात्र कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट न याद होने की वजह से, कंसेप्ट न कन्फर्म होने की वजह से प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर्स में केवल रेखा गणित, जो हमारी रेखा गणित है, जो ज्योमेट्री है, उसके मूल कंसेप्ट देखते हैं कि जो हमारी बिंदु क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, या तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। इन सब को देखते हैं और उनके कुछ प्रॉपर्टी, उनके गुण को भी देखेंगे। देखिए, हम लोग देखते हैं कि बिंदु क्या होती है। बिंदु क्या होती है, देखिए इस बिंदु जो हमारी होती है बिंदु, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट। बिंदु क्या होती है, बिंदु एकमात्र पोजीशन होती है, एक स्थिति आती है। बिंदु एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा स्थिति की न तो बिंदु की न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है। और न तो ऊंचाई होती है, न तो ऊंचाई होती है। परंतु जब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं तो होती क्या है, तो बिंदु की मात्र एक स्थिति, मात्र एक पोजीशन होती है, जो निश्चित बिंदु से इन मात्र इसकी क्या होती है, ये बिंदु की निश्चित स्थिति होती है, जिसको हम एक निश्चित तौर से कह सकें कि फ्लैचेज बिंदु है। जैसे हम लोग बिंदु को दिखाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट लगा कर दिखाते हैं, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। इसको हम लोग P से दिखा सकते हैं, ए से दिखा सकते हैं, Q से दिखा सकते हैं। इस बिंदु की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए हम लोग देखें कि बिंदु के गुण क्या क्या हैं। बिंदु के गुण की बात करें तो देखें कि हमारे बिंदु के जो गुण होते हैं, बिंदु के गुण होते हैं, जैसे बिंदु कहा जाता है मात्र उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति होती है। जैसे यह बिंदु है, ठीक, तो बिंदु में तो लंबाई है ना, तो ऊंचाई है। लेकिन अगर हम देखें तो इस बिंदु से अगर हम लोग रेखाएं खींचें तो हम इस बिंदु से एक नहीं अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम लोग अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, अनगिनत अर्थात अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं, जैसे इस बिंदु को मान लें यहाँ बिंदु है, तो इस बिंदु से एक रेखा इस तरह हम खींच सकते हैं। मान लें एक रेखा इस तरह से, एक रेखा हमारी जो इसी बिंदु से होकर गुजरेगी, तो यह मान लें हमारी सीट इसी से गुजर रही। दूसरी रेखा हम चाहें तो यह खींच सकते हैं, जो EF होगी। चाहे तो हम एक रेखा और खींच सकते हैं, GH। इस तरह देखें कि इसी बिंदु से मात्र बिंदु, मान लें कि हमारा बिंदु O है, बिंदु O से जो तमाम रेखाएं खींच रहे हैं, तो इस तरह से अगर देखें तो हम एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं अर्थात अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और एक चीज़ देखेंगे, दो बिंदु को अगर मिला दिया जाए और कह दिया जाए, हम तो एक बिंदु से की बात कर रहे हैं, अगर दो बिंदु हो, दो बिंदु से केवल और मात्र केवल एक रेखा खींच सकते हैं। जैसे हमारा दो बिंदु A और B है, तो इससे हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये हमारी एक रेखा खींच सकते हैं। यह रेखा कैसी होगी, सरल रेखा होगी। अगर हम लोग सरल रेखा की बात करें तो हम देखें कि दो बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यह बिंदु हमारे हैं, हमारा अगर सरल रेखा नहीं खींचना चाह रहे हैं, अगर हम लोग कोई और दो बिंदु XY ले लें, तो यह सरल बिंदु ना खींच करके हम लोग इस तरह रेखाएं खींचें, तो इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र रेखाएं कहते हैं। ये हमारी तिरछी रेखाएं होती हैं। तो ऐसे देखें तो हम लोग एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं खींचे, मतलब दो बिंदु से हम लोग
अनंत रेखाएं भी खींच सकते हैं, लेकिन वह अनंत रेखाएं कैसी होंगी, वक्र रेखाएं होंगी। लेकिन जब हम सरल रेखा की बात करेंगे, सीधी रेखा की बात करेंगे, तो देखेंगे कि दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये रेखा है। देखिए मतलब रेखा क्या होती है, रेखा मुख्यतः क्या होती है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली, है ना। अभी हमें पीछे देखे हैं कि जब दो बिंदु थे तो उनको मिलाने पे एक रेखा का निर्माण हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाली रेखा जो होती है, मिलाने वाली पॉइंट, मिलाने वाली संरचना जो होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रचना या संरचना क्या होगी, वह रेखा कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। अगर हम लोग दो बिंदु ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, ठीक, तो इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, यह भी एक रेखा है। अगर हम लोग दो बिंदु ले लिए, एम और एन ले लिए, ठीक है, अगर इन दो बिंदुओं को भी मिलाने की बात हम लोग करें तो हम देखें ये भी एक रेखा है। लेकिन यह इस रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट रेखा भी कह रहे हैं, तो तब भी ये क्या है, सरल रेखा ही होगी। अब परंतु अगर इसको हम लोग कहते हैं वक्र रेखा, मतलब टेढ़ी रेखा, तिरछी रेखा, तो ये हमारी क्या होती है, वक्र रेखा। इस तरह से अगर हम लोग दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, जैसे ओ पी है, ठीक, ओ पी है, तो यह रेखा अगर इस तरह भी जा रही तो यह क्या है, ये भी हमारी क्या है, वक्र रेखा ही कहलाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वक्र रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। रेखाओं की बात की जाए तो रेखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जो रेखाएं होती है, एक सरल रेखा होती है, वक्र रेखा होती है। रेखाओं के प्रकार तो हम देखेंगे, जब रेखाएं बनती हैं, दो बिंदुओं के मिलाने पर रेखा बन रही है, तो जब दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बने तो रेखाएं दो तरह से बनी, एक सीधी रेखा बन रही है, एक जो है तिरछी रेखा बन रही है, घूम टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। इन दो रेखाओं को अलग अलग नाम दे दिया गया। एक रेखा को हम लोग कहते हैं सरल रेखा या सीधी रेखा, और दूसरी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को सरल रेखा या सीधी रेखा कहेंगे। इसी को समांतर रेखा भी कहा जाएगा, तो हम लोग सीधी रेखा की बात करेंगे। और दूसरी हमारी क्या होगी, वक्र रेखा, अर्थात जो वक्राकार होती है उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, वक्र रेखा। अब देखें कि वक्र रेखाएं होती हैं। अब हमारी कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, या फिर हम लोग देखें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि इनके गुण क्या हैं। तो हम लोग देखें कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से क्या प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उस कंडीशंस में अगर जब दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटें, है ना, जैसे ये भी और सी डी दो रेखाएं हैं, दोनों एक ही बिंदु से होकर प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब एक ही बिंदु से होकर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने कोण बनते हैं, है ना। इन कोण को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। भिमुख कोण। जब दो रेखाएं, जैसे हमारी कहा गया कि रेखाएं दो तरह की होती है, एक सरल रेखा होती है, एक वक्र रेखा होती है। इस रेखा में देखें कि जब दो रेखाएं, ये कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अर्थात अगर हम लोग कहें जब दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं, किसी बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी रेखाएं जब दो रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। दो रेखाएं जो होती हैं परस्पर या एक दूसरे को, दो रेखाएं परस्पर काटती हैं, अर्थात परस्पर काटती हैं। जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं तो वो कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये दो रेखा है, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी न काटे। ऐसी दो रेखाएं जो क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी भी न काटे, तो उनको हम लोग कहते हैं
समांतर रेखाएं, अर्थात एक दूसरे को न काटे। ये ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती वो कहलाती है समांतर रेखाएं। अर्थात ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहेगी, सदैव समान रहेगी, समान रहेगी। अर्थात अगर हम लोग समांतर रेखाएं अगर इस तरह से अंदर तिरछी रेखाएं होंगे, थोड़ा सा भी अगर तिरछी लेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर काट देंगी। तो हमारी क्या होती है, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, अर्थात समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे अगर इनके बीच की दूरी अगर देखें 3 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी इनकी दूरी क्या हो जाएगी, 3 ही सेंटीमीटर होती है। तथा समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, अर्थात ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो कहीं भी न काटे, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। लंबवत रेखाएं, तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, तो लंबवत रेखाएं ऐसी दो रेखाएं होती हैं जो हमेशा एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है, अर्थात उनके बीच का कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। इस तरह से जैसे ये एक रेखा हमारी है एल है, दूसरी जो रेखा है सीधे सीधे इसके क्या करती है, लंबवत पर काटती है, अर्थात ये समकोण पर काटती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे इस प्रकार काटें कि उनके बीच का जो कोण बन रहा है वो हमेशा 90 अंश, तो ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर रेखाएं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर रेखाएं या लंबवत रेखाएं कहते हैं। अगर हम लोग ये कह दिया जाए तो देखें तो ये हमारी लंबवत हो गई या इनके बीच का कोण हमेशा क्या होता है, 90 अंश, अर्थात हम लोग कहते हैं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का कोण हमेशा क्या हो, समकोण हो, अर्थात 90 अंश का हो, तो ऐसी दो रेखाओं को हम लोग कहते हैं लंबवत रेखाएं या फिर परपेंडिकुलर रेखाएं। तो आइए हम लोग और देखते हैं संगत रेखाएं। संगत रेखाएं क्या चीज होती हैं, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले, जब दो रेखाएं क्या हो, एक ही बिंदु पर, रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले, एक ही बिंदु पर मिले तो उन लोग को क्या कहेंगे, उनको संगत, एक ही बिंदु पर मिले तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, यह रेखाएं कहलाती हैं संगत रेखाएं। जैसे हमारा एक बिंदु ये है, यहाँ से एक रेखा इस तरह गई है, बिंदु हमारा ए है, हमारी ये रेखा ये होगा, और दूसरी रेखा हमारी ये आ गई सी डी, ये दोनों सी ए और ए बी हम क्या करेंगे, एक ही बिंदु ओ पर मिल रहे हैं तो हम लोग ए पर मिल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, संगत रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। तो आइए हम किसके आगे देखते हैं, कोण क्या चीज़ है। कोण क्या होता है, तो कोण ऐसा होता है जैसे जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर है ना, तो किसी बिंदु पर मिलती तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उस झुकाव को कोण कहते हैं। जिससे हुआ कि अगर कह दिया जाए कोण क्या है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव, दो रेखाओं के बीच के झुकाव है ना, बीच के दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, झुकाव को कोण कहते हैं। अर्थात जैसे ये रेखा, एक रेखा हमारी ये है ओ ए है, ठीक, और दूसरी रेखा इस तरह से आ गई ओ बी, और दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं संगत रेखा ओ ए और ओ बी, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, संगत रेखाएं हैं, और दोनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं और इनके बीच का झुकाव जो है हमारा ए है। इसको हम लोग मान लें कि यह क्या है, थीटा, इस बिंदु के इस सिंबल्स को हम लोग थीटा कहेंगे। तो ये अगर इनके बीच का कोण अगर झुकाव अगर थीटा है, ये है, तो ये हमारा झुकाव मान लें कि थीटा की वैल्यू हमारी 30 अंक, अर्थात जो रेखाएं ए बी और ओ बी के बीच हमारा कितने का झुकाव है, 30 अंश का, इस झुकाव को ही हम लोग कोण कहेंगे।
शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख क्या है, शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष धन अभिमुख, मतलब ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष क्या हो, एक दूसरे के तरफ, मतलब एक ही बिंदु पर हो, एक दूसरे की तरफ हो, ऐसे कोणों को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कब बनता है, जब दो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें अर्थात एक दूसरे को काटें। जब एक दूसरे को काटती है इस तरह से, तो इन रेखाओं से कोण बनते हैं। से जब एक दूसरे को काट दें तो एक कोण ये बनेगा, एक इनके शीर्ष क्या है, एक दूसरे एक ही बिंदु पर और एक दूसरे के अभिमुख, इसका शीर्ष इसके सम्मुख, इसका इसके, तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे ये कोण, तो इसको अगर एक मान रहे हैं, यह कोण 2 है, यह 3 है, तो यह 4 देखेंगे, तो यह 1 का शीर्षाभिमुख 2 होगा, 3 का शीर्षाभिमुख 4 होगा। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी होती है कि जो जैसे इस चित्र में देखें तो हम लोग देखेंगे कि कोण 1 का शीर्षाभिमुख क्या है, कोण 1, कोण B1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, यह 1 और 2 शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह जिसको भी देखें तो 3 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 और 4, कोण 4 भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें, ये दोनों कोण क्या हो गए कि शीर्षाभिमुख कोण है, लेकिन शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी देखी जाए तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक बराबर होते, एक दूसरे के बराबर होते। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे ये इसके ये है, ये। अगर हम लोग कहें कि यह कोण हमारा 2 है, यह 3 है, यह 1 है, यह 4 है, तो हम लोग जब देख रहे हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अब काट कहाँ रही हैं, बिंदुओं पर काट रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके द्वारा शीर्षाभिमुख कोण निर्मित होते हैं। और एक चीज़ और है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अर्थात ये कह लें कि कोण हमारा जो 1 है, कोण 3 के बराबर, तो 1 का अभिमुख 3 होगा, और कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा। अब क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये 4 होते हैं, ये इसके बराबर, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। 2 4 के बाद ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो समांतर रेखाएं इस तरह हों, यह दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी रेखा है, इनको प्रतिच्छेद करें। अर्थात दो समांतर रेखाओं को यह मान लें M है, ये M है, और इनको जो है एक तीसरी रेखा है, मान लें कि P है, ठीक। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा, एक रेखा तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें, काटे, तो क्या होता है। तो हम लोग देखें कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो हम उस कंडीशन में हम 8 कोण बनते हैं, उस कंडीशन में 8 कोण बनते हैं। हम लोग देखें तो होगा दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी या तिर्यक रेखा, एक तिरछी या तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें, काटे, है ना, प्रतिच्छेद करें तो जब समांतर रेखाएं क्या करती हैं, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो कुल 8 कोण बनते हैं। कुल कितने कोण बनते हैं, कुल 8 कोण बनते हैं। अब कौन कौन से कोण बनेंगे,
हम लोग देखें तो यह कोण हमारे जो होंगे, एक कोण एक होगा। मान लीजिए इन कोणों का नाम अगर हम लोग रख दें तो देखिए 1 2 3 4। अब यह 5 6 7 8, यह कोण हमारे 8 बन गए। कुल 8 कोण बन गए। ये सभी कोणों का अपना एक स्पेशल नाम है। आइए देखते हैं इनका स्पेशल नाम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं, उन कोणों की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एकांतर कोण, तो हम देखें एकांतर कोण कब बनते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है कि एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस कंडीशंस में जो कोण होते हैं, कुछ कोण बनते हैं एकांतर होते हैं, कुछ कोण संगत होते हैं, कुछ शीर्षाभिमुख होते हैं, कुछ कोण ऐसे होते हैं कि जो हम लोग संपूरक कोण होते हैं। जब ये देखिए तिर्यक रेखा काटे रहे तो इसमें जो देखा जाए तो यह जो कोण दो हैं, दो समांतर रेखाओं के अंदर के कोण हैं, अर्थात यह 4 कोण बन रहे हैं, जो 3 4 5 6, ये सभी अंदर के कोण, इनको कहेंगे अंतः कोण। 1 2 7 और 8 यह बाहर समांतर रेखाओं के बाहर कोण, ये इसके इधर है, ये इसके इधर है, तो ये दोनों रेखाएं दोनों कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। अब बाह्य कोण और अंतः कोण में कुछ संबंध होते हैं, उस संबंध को देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं, संबंध के क्या गुण होते हैं। तो संबंध में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे अंतः कोण होते हैं, जो अंतः कोण है इनमें क्या संबंध है, या फिर बाह्य कोणों में। तो हम देखें एक होता है एकांतर कोण, है ना। एकांतर कोण क्या चीज़ होती है, तो एकांतर कोण जो होता है एक कोण के अंतर, देखिए 4 जो होता है, 4 का एकांतर कोण 6 होगा, 3 का एकांतर कोण 5 होगा। चूँकि ये समांतर रेखाओं के अंदर के कोण है इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं अंतः एकांतर कोण। इनको क्या कहेंगे, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण की एक प्रॉपर्टी होती है कि अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात अगर हम लोग देखें तो जो कोण 4 होगा कोण 6 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह अंतः एकांतर कोण है। और कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों क्या हैं, 3 और 5 भी अंतः एकांतर कोण है। इस तरह से और भी कोण जो बाहर के कोण हैं इसमें भी कुछ बाह्य, ये भी हमारे एकांतर कोण बनते हैं। इसमें देखा जाए तो बाह्य जो एकांतर कोण हैं वो कौन कौन से कोण हैं, तो जो बाह्य एकांतर कोण है उसमें देखें जैसे एक का जो एकांतर कोण है जस्ट जैसे हमारे इधर का है तो दूसरी तरफ का कोण, ये नहीं बल्कि इसको छोड़ने के बाद जो कोण आएगा ये हमारा कोण, जैसे ये इसको छोड़ दिए ये कोण, तो इसलिए एक के अंतर पर कोण आ रहे हैं ना, तो इनको कहेंगे एकांतर। ये बाहर वाला कोण, ये बाहर वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण कहलाएंगे एकांतर कोण। ये भी क्या है, ये बाह्य एकांतर कोण है। अब बाह्य एकांतर कोण होंगे तो वो भी बराबर होंगे। या कोण 2 की बात करें तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, बाह्य एकांतर कोण है। इसी चित्र में देखिए, इसमें देखें कि ये संगत कोण है। अब तक तो हम लोग एकांतर पढ़े हैं, अब देखिए संगत कोण इसमें कौन कौन है। संगत का मतलब ये होता है कि जैसे अगर दो समांतर रेखाएं हैं उसको तिर्यक रेखा काट रही है तो ऊपर वाला कोण जैसे ठीक उसी के संगत उसके नीचे वाला कोण क्या कहलाएगा, संगत। ये 1 का कोण 5 का संगत होगा, 2 6 का संगत होगा, 3 7 का संगत, 8 4 का संगत। और संगत कोण की एक प्रॉपर्टी होती है कि यह कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात हम लोग कहते हैं कि जो एक जो है कोण 5 के बराबर है। और क्यों बराबर, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। यह भी ऊपर है, इसके ऊपर ये भी है, ये भी कारण है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, संगत कोण। इस तरह दूसरे कोण की बात करें तो हम देखें कोण 2 किसके बराबर होगा, तो कोण 2 6 के बराबर, ये भी संगत कोण है। इस तरह अगर देखें तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर है, तो ये भी क्या है, संगत कोण है। इसी तरह कोण 3 की बात की जाए तो कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर है। और सभी कोण क्या है, संगत कोण होते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख देंगे हम लोग संगत कोण बराबर होते हैं ना। संगत कोण
बराबर होते हैं। तो जिसका जो संगत होगा, जैसे 1 का संगत 5 तो ये दोनों बराबर, 4 का संगत 8 ये बराबर, 2 का संगत 6 तो ये बराबर, 3 का संगत 7 ये बराबर। तो अर्थात जो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संपूरक या रेखी कोण क्या होता है? संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश हो। संपूरक कोण जिनका योगफल क्या हो? 180 अंश हो। अर्थात अगर हम लोग ये रेखी कोण की बात करें तो रेखी कोण में भी देखा जाता है कि जो कोण रेखी होते हैं उनका भी योगफल 180 अंश होता है। रेखी कोण के लिए हम कहते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोण कहलाते हैं रेखी कोण। तो हम लोग देखें इसमें रेखी कोण कौन है। अगर देखा जाए जो दो समांतर रेखाएं हैं तो ये समांतर रेखाओं के ऊपर कुछ कोण बन रहे हैं, कुछ नीचे बन रहे हैं। इस समांतर रेखा के ऊपर कुछ बन रहे हैं, कुछ नीचे बन रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे जो ये अंदर के कोण है दोनों, इनको कहेंगे अंतः संपूरक कोण या अंतः रेखी कोण कहेंगे। जब अंतः रेखी कोण की बात आएगी तो कोण जो 3 है और कोण 4 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इसका योगफल 180 अंश होगा। ये क्या है? अंतः रेखी कोण है। अगर एक कोण 5 को कोण 6 में ऐड करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 180 अंश है। तो यह कोण क्या कहलाएंगे? अंतः संपूरक कोण। ये क्या है? अंतः संपूरक कोण। अंतः संपूरक कोण है या अंतः रेखी कोण है। अगर यह जो बाहर कोण की बात करें तो देखेंगे जो कोण हमारे 1 हैं और कोण 2 हैं, ये भी इनका भी योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश होगा। ये भी हमारे क्या है? बाह्य रेखी कोण है, बाह्य संपूरक कोण है। इसी तरह कोण अगर 8 को 7 में ऐड करें तो भी देखेंगे इसका योगफल भी क्या है? 180 अंश। ये कोण हमारे क्या कहलाएंगे? बाह्य संपूरक कोण कहलाएं या फिर रेखी कोण कहलाएंगे। इनको रेखी कोण कहें या संपूरक कोण कहें। तो हमेशा देखें कि जो रेखी कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, चाहे संपूरक कोण का योगफल भी 180 अंश होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि यह दोनों कोण क्या हैं? रेखी कोण हैं, तो इनका योगफल 180 होगा। चाहे संपूरक तो ये बाह्य संपूरक। अगर हम लोग देखें कायदे से तो यह 1 और 7 4 भी हमारे क्या है? एक रेखा बन रही, तो इनका भी योगफल क्या होगा? एक ही बिंदु पर एक रेखा बन रही, इनका भी योगफल 180 अंश होगा। 2 और 3 का भी योगफल देखें तो 180 अंश होगा। 5 और 8 का भी योगफल 180 अंश, 6 और 7 का भी योगफल 180 अंश होगा। और कायदे से अगर देखा जाए तो किसी भी बिंदु पर अगर एक बिंदु की बात करें तो यह जो कोण बनेगा, चारों कोण बनेंगे, इन चारों एक ही बिंदु पर बने वाले सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। क्योंकि जो यह रेखी कोण है इसका योगफल 180 अंश, इसका कोण इन दोनों का योगफल 180 मिल के 180 मिल गया 360। अर्थात एक ही बिंदु पर बने कोणों का योगफल 360 होता है। इस तरह से अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।